पाकिस्तान के लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो बेहतर होगा आप अपने घर की बात करो और उसे बेहतर करो, और जो हमारा कश्मीर है उसे छोड़ना पड़ेगा। और वहाँ यहाँ तो पीओके में हो रहा है और ये गोलियां धनाधन चला रहे हैं, और ये मुसलमानों की बात करेंगे, गाजा के लिए बात नहीं कर पाते, इजराइल के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के तलवे चाटते हैं, और ये कहते हैं हम कश्मीरों के लिए बात करेंगे। और कहते हैं उमर साहब गए, वो दिखाए टीयर गैस आ गया, नहीं जी टीयर गैस चला, भाग गए। कश्मीर के अंदर कितना टीयर गैस चला? बड़े पैमाने पे चला, बड़े पैमाने बिल्कुल। तो उनको क्या तकलीफ होगी? क्या तकलीफ होगी? अगर वो भी लड़ लेते, टीयर गैस सूंघ भी लेते, आंखों में जलन हो भी जाती, तो क्या फर्क होता? लेकिन यहाँ कोई एक आदमी बंदूक उठाकर एक पुलिस वाले को मार देता है, 2000 लोगों को जेल भर देते हैं, लेकिन उस एक आदमी का पता नहीं कर पाते। इतनी एजेंसी है, इतनी टेक्नोलॉजी है, नए तर्ज पे दुनिया बढ़ रही है, लेकिन खुल्लम जो फेक न्यूज चलाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कितने एफआईआर आपने दी, कितने पोर्टल आपने बंद किए, ये कोई बहस करने का मामला है? मैंने उनको कहा आज़ादी सबको है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट था, मेरे डोडा के एक लड़के ने कमेंट किया तो उसको पुलिस ने उसी वक्त उठा दिया। उसने मोदी के खिलाफ कुछ बोला था, पुलिस जब, और गोलगप्पे वाला अगर बना भी रहा है, अपने मन की बात कह रहा है, तो उसके खिलाफ बीजेपी वाला कार्रवाई की मांग क्यों कर रहा है? कहते हैं नहीं जी हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं एमएलए के खिलाफ। अरे तुम वैसे निकम्मे होंगे, बनाते, मेरे खिलाफ भी बनाते। इस वक्त सिर्फ यहाँ से बयान जाना चाहिए कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आ सकते हैं, और वो लोग खुद आएंगे। इस वक्त यहाँ पर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, मोदी के शासन में काकरोच घुस गया और मोदी को झुकने पे मजबूर किया। ये लोकतंत्र है, और इस्तीफा लिया। उमर साहब को मैं बताना चाहूंगा, इतना झूठ मत बोलिए। देखिए राजनीति आपने बहुत की, कर रहे हैं झूठ नहीं और क्या है, तमाशा है, तमाशा एक मजाक है। जो पैलेट से भागे, एक दिन का प्रोटेस्ट क्या साबित करना चाहिए? उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसकी जगह आप भी होते तो भी कुछ नहीं कर पाते, तो कोई फर्क नहीं है। लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ा हो जाए। एक काकरोच, छोटा सा काकरोच है ना, एक मजाक किया हुआ मजाक था, वो मजाक इतना महंगा हो गया कि मोदी को रात के 12 बजे अपनी बात को मानना पड़ा, बच्चों की बात को मानना पड़ा। देख सकते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ कि डेली वेजर और कैजुअल लेबरर्स के बारे में कब सोचा जाएगा? अब लोग ये भी कहते हैं कि आप महराज साहब से कहें कि जनाब वो हमारी आवाज़ उठाएं। असेंबली के अंदर जिस दिन मौका मिलेगा पूरी ताकत के साथ आवाम की बात रखूंगा और जवाब दे इनको बनाऊंगा। चाहे मैंने कहा था, उसको लगता है इस अखाड़े के खिलाड़ी सिर्फ हम हैं, नहीं। महराज के बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि मैंने वो संघर्ष किया है जो नामुमकिन था मेरी आवाम के लिए। जहां लोग मुझे कहते थे यार तू कुछ भी नहीं, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं एमएलए होने के बावजूद यार तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बारे में मत सोचो, मेरी तकदीर में क्या लिखा है और मेरे दिमाग में विजन कितना, तुमसे बहुत आगे हूँ यार। जहाँ तुम्हारी सोच ही सच में, वो किसी ने कहा तुम्हारी जहाँ इनकी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी शुरू होती है। इनके पास तो विजन ही नहीं है। किसी के पास पैसा है वो बन गया, किसी ने कहा था कि आप सीएम बनेंगे, क्यों नहीं बनूंगा? अरे क्यों नहीं बनूंगा? सीएम की क्या बात कर रहे हो? अभी तो हुलिया क्यों नहीं बदला हूं मैं? लोग कहते हैं आप हुलिया, अरे हुलिया बदलने का टाइम अभी नहीं है। जब वो वक्त आएगा हुलिया बदलने का तो तब हम बदलेंगे। महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर के बाद आज ये सेक्रेटरीट गए और वहाँ पर एक मीटिंग थी। मीटिंग में क्या कुछ आखिरकार हुआ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज आप सेक्रेटरीट गए थे और वहाँ पर एक मीटिंग थी जिसका आप भी जो है हिस्सा हैं। क्या कुछ मीटिंग थी और किसके बारे में मीटिंग थी और क्या हुआ आखिर? देखिए माइनिंग को लेकर वहाँ पे एक मीटिंग थी और माइनिंग वालों को बुलाया था। पहली बार मौका मिला था, क्योंकि माइनिंग की जो धांतियाँ हैं, जो माफिया है, उससे एक बार रूबरू होने का मौका मिला था, क्योंकि ये लोग तो मिलते हैं नहीं। तो उसके रिलेटेड कुछ बातें हुई थी, जिस तरीके से मैंने वो एक ऑडियो भी अपना जारी किया। तो उसमें वहाँ पर क्या हुआ कि कल रात एक वाक़या होता है, 16 साल का बच्चा एलएनटी चलाता है और वहाँ पर माइनिंग करता है, और पिछले कई महीनों से जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को जो है चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं आरएंडबी की तरफ से भी कि हमारे रोड के साइड में यहाँ पर माइनिंग हो रही है, आप उस माइनिंग को रोकिए। ये आरएंडबी का डिपार्टमेंट लिखता है और वो चिट्ठी भी हमने दे रखी है। और वहाँ रात को कई डंपर लगे हुए थे, एलएनटी लगी हुई थी, रात के 1 बजे का मामला था। और वही बात जब हमने यहाँ पर दोहराई तो वहाँ उनके डायरेक्टर माइनिंग का जो है उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था और वहाँ पर जो है वो रोड वालों का कुछ काम था। लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था कि 6 महीने से वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है और आपका डिपार्टमेंट खामोशी से तमाशा देख रहा है।
तो इसी बात पे बहस छिड़ गई और बहस छिड़ते छिड़ते भाजपा के लोग डिपार्टमेंट का पक्ष लेने के लिए खड़े हो गए, जिसमें एनसी के लोग भी खड़े हो गए एक साथ। बिल्कुल। और मुझे हैरत इस बात की हुई, फिर वहां पे आर्गुमेंट भी हुए, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि अगर मेरी बात डिपार्टमेंट और चेयरमैन से हो रही है तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? चाहे मैं कुछ भी करूं उनके साथ, आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले, है ना? तो मामला मेरे डिस्ट्रिक्ट का था, वहाँ पे माफिया है। और मैंने इनको ये भी कहा आज की डेट में कि जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से हम रेत का 10 स्टेट्स को मतलब सप्लाई कर सकते हैं, इतना भंडार है वहाँ पे रेत का, और वहीं की आवाम को सांबा से रेत का डंपर लाना पड़ता है और आटे से ज्यादा महंगा हम रेत खरीद रहे हैं। और आज इस वक्त डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, चाहे वो कैपेक्स में है, यूटी में है, चाहे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, चाहे कुछ भी बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा जबकि इनको ये लीगलाइज नहीं कर रहे हैं? ये माफिया रन कर रहे हैं। 3-4 लोग जो हैं ये इस किस्म का माहौल बना रहे हैं। मैंने इनको कहा कि रॉयल्टी हम लोग कितनी भरते हैं, गवर्नमेंट खजाने में रेवेन्यू हमारा जनरेट कितना होता है, जिस तरह पे ये लोग दिखा रहे हैं, अगर ये मुझे देंगे, ये जो माइनिंग है अगर मुझे देंगे तो मैं इनको 3 गुना उससे ज्यादा कमा कर दे सकता हूं। जिस तरह पे ये लोग इलीगल होकर भी माइनिंग कर रहे हैं और पैसा कितना दे रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा मैं गवर्नमेंट खजाने में जमा कर सकता हूं। ये माफिया रन कर रहे हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं। और उसमें वहां पर डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि ये रात वाला मामला जो है ये इसी तरीके से हुआ था, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हालांकि आज मैंने वो सारे रिकॉर्ड निकाल कर उनको भेज दिए हैं, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से लगातार वहां पे माफिया चल रहा था। अगर आपके वहां पे रिपोर्टर हैं, आप डोडा के अंदर देखिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है या बताने में हिचकिचाहट है। मैंने इधर भी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे ये किसी पे इल्जाम लगाने की आदत नहीं है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप मुझे रोकिए मत। वो डिपार्टमेंट का पक्ष ले रहा था, उसने कहा कि नहीं डिपार्टमेंट का नहीं है, ये किसी और डिपार्टमेंट का है, R&B का है। तो वहाँ उनका सपोर्ट करने के लिए फिर मैं खड़ा होकर आज अभी मैंने सारा एविडेंस लाया है। मैं चाहता हूँ कि डोडा के अंदर जो सिटी है, जो शहर है, वो जो दरिया वाले पत्थर होते हैं ना, वो गोल और रेत, उस पे बना हुआ है। हालांकि हमारा इलाका पहाड़ी है, वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, वो दीवारें हैं। लेकिन जो हमारा शहर है, वो शहर जिस पे बसा है, जब आप उसको नज़दीक से देखेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे, वो गोल पत्थरों का और रेत का है। और उसको खोदने में 3 क्रशर लगाए हैं रास्ते में, नीचे से, हाँ बिल्कुल लगे हैं ना, और नीचे से चनाब चल रहा है, ऊपर से इसकी खोदाई कर रहे हैं और ऊपर शहर बसा हुआ है। और यकीन मानिए जिस तरीके से पानी जमा हुआ है डैम की वजह से, और वो जज़ब हो गया है, अगर ये सिलसिला चलता रहा, पानी भी अपना काम करेगा और माइनिंग के लोग भी उसको काटने का काम करेंगे, और अनकरीब वो शहर जो है सीधा ज़मीन में धंस जाएगा। क्योंकि वो पहाड़ी नहीं है, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह है जिसे आप डोडा कहते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। वहाँ जो ज़मीन है वो असली ज़मीन नहीं है, और उसकी कटाई इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोग उससे फायदा उठा। तो आर्ग्यू जो हुआ है, इसमें क्या हल निकला फिर? देखिए, आर्ग्यू जेन्युइन है ना। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो एक आदमी की बात मान रहा है, लेकिन मैं 1.5 लाख आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैंने उनको ये कहा कि आपको मेरी बात सच क्यों नहीं लग रही? और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ किसी पे बेहुदा इल्जाम लगाऊं। हकीकत ये है कि वहाँ लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ खच्चर वाले को उठाने नहीं दिया जा रहा, मशीन नाले से माइनिंग कर रही है, वहाँ पर खच्चर वाले को क्यों नहीं, लोकल लेवल पर लोगों को क्यों नहीं उठाने दोगे? रॉयल्टी ले लो, लोग तैयार हैं, वो रॉयल्टी भरेंगे, गवर्नमेंट खजाने में जो टैक्स है वो भरेंगे। लेकिन ये टैक्स भी नहीं भर रहे हैं, अपने जेबों को भर रहे हैं। और आज मुझे मेरे सवालों का जवाब देने से हटेंगे, और उसमें भाजपा के लोग और एनसी के लोग एकदम खड़े हो जाएंगे उनके पक्ष में, मुलाजमों के पक्ष में। ये महराज बर्दाश्त नहीं करेगा। आवाम का मामला है, आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और हद तो तब खत्म हुई। एक डिपार्टमेंट और है, ये जो मीडिया वगैरह देखता है, इनका इंफॉर्मेशन का, उनका भी मामला था। 2 घंटे उस इंफॉर्मेशन के मामले पे इन्होंने मीटिंग में ले लिए, और जिसमें एक बीजेपी का एमएलए कहता है कि गोलगप्पे वाला भी आजकल वीडियो बना रहा है, उस पर कार्रवाई करो। ये उसने पठानिया का कोई सवाल आया था असेंबली के अंदर कि जो फेक न्यूज़ चलाते हैं पोर्टल, आपके खिलाफ भी बातें हुई, जो फेक न्यूज़ चलाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कितने FIR आपने दी, कितने पोर्टल आपने बंद किए? ये कोई बहस करने का मामला है? मैंने उनको कहा आज़ादी सबको है। आप कहते 200-300 पोर्टल हैं जी, वो जो फेक न्यूज़ हैं उसमें कुछ लोग चलाते हैं, तो सीधा बोलो ना फलाना है तो उस पर कार्रवाई करो। लेकिन वो बातें नहीं हुई। फेक न्यूज़ है, कुछ भी है, कोई भी आदमी बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई खुद ब खुद हो रही है। यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट था, मेरे डोडा के एक लड़के ने कमेंट किया तो उसको पुलिस ने उसी वक्त उठा दिया। उसने मोदी के खिलाफ कुछ बोला था, पुलिस
जब ऑलरेडी काम हो रहा है तो उस पर 2 घंटे मीटिंग का क्यों वक्त जाया करे? और गोलगप्पे वाला अगर बना भी रहा है, अपने मन की बात कह रहा है, तो उसके खिलाफ बीजेपी वाला कार्रवाई की मांग क्यों कर रहा है? कहते नहीं जी हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं एमएलए के खिलाफ। अरे तुम वैसे निकम्मे होंगे बनाते, मेरे खिलाफ भी बनाते, अब क्या मैं सबके खिलाफ कार्रवाइयां करूं? अरे उसके लिए भी कानून, बोलने की आजादी है। तो मैंने कहा तुम क्यों छीन रहे हो? और उस पर उन्होंने 2 घंटे बिताए, और जब मैंने सही मुद्दे की बात छेड़ी तो वह बवाल हो गया, है ना। ये जाहिलों की जमात है, इनको पता है नहीं, बस ये है कि वो थोड़ा उम्र में बड़े हैं, भाजपा के साथ 10-10 वोट लेकर खड़े हैं, मोदी के नाम पर जीत कर आए और मुझे ज्ञान बांटेंगे। मैंने आज भी वही बात कही कि मैं एमएलए हूं, मेरी उम्र के साथ मेरा मुकाबला मत कीजिए, मैं लोगों का चुना हुआ बड़ा आदमी, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और तुम मेरे भाई, वो भी एमएलए, मैं भी एमएलए, बिल्कुल। लेकिन उनको लगता है मैं छोटा हूं, वो मोदी वाली पार्टी से, दूसरे एनसी वाली पार्टी से, बस मैं अकेला हूं, मैं बात नहीं कर सकूंगा। अरे भाग कर रखता हूं, बात करने की जुर्रत रखता हूं, इनकी तरह नहीं गोलगप्पे वाले को पर्चा दो। ये कोई तरीका है इन लोगों का? पोर्टल वालों को बंद करो। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि कोई फेक न्यूज फैला सकता है, वो न्यूज पोर्टल नहीं, कोई भी फैला सकता है। हर आदमी के पास फोन है, ये कोई प्रिंट मीडिया तो है नहीं, पुराना जमाना तो है नहीं, टीवी है, प्रेस रिपोर्टर है और प्रिंट मीडिया है। बिल्कुल, आज तो हर आदमी वायरल कर सकता है, जैसे नहीं बोल भी सकता है और वायरल कर भी सकता है। वो झूठ बोले सच बोले उसके लिए कानून बने, उसके लिए बहस करने के लिए यहाँ पर इनको फुर्सत है। लेकिन माइनिंग का जो माफिया है उनके साथ खड़ा होने की ताकत रखते हैं और गोलगप्पे वाले को एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये हालात है इन एमएलएज की। क्या माइनिंग का माफिया जम्मू के अंदर नहीं है, कश्मीर के अंदर नहीं है, मेरे खिताई चनाब के अंदर नहीं है? तो ये चीज़ें हैं। आज मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जहां पर इनका डायरेक्टर कह रहा था नहीं हो रहा था पहले से। आज मैंने वही लेटर दिखाया जो आरएनबी वालों ने 1-2 महीना पहले लिखा था कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, उसी डीएमओ को कि आप इस पर कार्रवाई करो, और उसने अभी तक कार्रवाई नहीं की। और जो वहां पर डंपर हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है डंपर किसके हैं, एफआईआर ही नहीं दे रहे, कहते पता ही नहीं चल रहा है। एलएनटी भागने वाली चीज है, कितना दूर भाग सकती है वो, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड है। यहां कोई एक आदमी बंदूक उठाकर एक पुलिस वाले को मार देता है, 2000 लोगों को जेल भर देते हैं, लेकिन उस एक आदमी का पता नहीं कर पाते। इतनी एजेंसी है, इतनी टेक्नोलॉजी है, नए तर्ज पे दुनिया बढ़ रही है, लेकिन खुल्लम खुल्ला एक टोपी पहने हुए बंदूक निकाल के गोली मार के चला जाता है और ये 2500 लोगों को अंदर कर देते हैं। एक आदमी को पकड़ नहीं सकते, सही है ना। तो ये चीजें इनको समझनी पड़ेंगी, इनको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, लोगों के साथ व्यवहार बेहतर करना पड़ेगा। जिस तरीके से इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हालात क्या, यूके में जिस तरीके से हालात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस वक्त जरूरत है हम लोगों को उनकी बात करना। जयशंकर जी जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको इसमें इंटरवेन करना चाहिए। इस वक्त मौका है, देश को इस वक्त खड़ा होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं पीओके हमें चाहिए, हमको लड़ना नहीं है, वो लोग खुद लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को इस वक्त जवाब देना होगा। इस वक्त सिर्फ यहां से बयान जाना चाहिए कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आ सकते हैं, और वो लोग खुद आएंगे। इस वक्त वो जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान, बिल्कुल कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, और वहां के लोग खुद कड़ी मजम्मत करता हूं। और मैं आज से नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के उस हथकंडे को, उस सोच को मैं तब से मुखालिफ हूं जब से उन्होंने ये साजिशें रची थी। हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां जमहूरियत है, बिल्कुल यहां पर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, मोदी के शासन में काकरोच घुस गया और मोदी को झुकने पे मजबूर किया। ये लोकतंत्र है, और इस्तीफा लिया। वहां पर वो मांग कर रहे हैं खाने की, वहां पे अपने हुकूक की मांग कर रहे हैं और वो गोलियां दे रहे हैं। और ये बात साफ है कि न वो तब हमारे लिए लड़े थे, न अब। वो अपने लोगों के नहीं निकले, तो कश्मीर के लोगों के मैं बहुत पहले से जानता था। उनको ये बात समझ जानी चाहिए। और पाकिस्तान के लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो बेहतर होगा आप अपने घर की बात करो और उसे बेहतर करो। और जो हमारा कश्मीर है उसे छोड़ना पड़ेगा, और वहाँ के लोग आना चाहते हैं। उनके साथ जो आप हालात कर रहे हैं, पहले तो उन्हीं कश्मीरों को आप बता रहे थे कि कश्मीर के हमारे जुल्म एक अलग बात है, लेकिन यहाँ कानून है, यहाँ कानून है, यहाँ इंसाफ है। मैंने कहा इस देश के अंदर मोदी जो झुकता नहीं था, जो किसी की मानता नहीं था, काकरोच बनकर उन्होंने बनाए हुए उन्हीं काकरोच ने उसी आइन के तहत, उसी कानून के तहत उनको इस्तीफा लेने पे मजबूर किया। बात मनवाई, लेकिन गोलियां नहीं चली, टीयर गैस चली, लाठियां चली, गोलियां नहीं चली। राजधानी के अंदर हुआ, यहाँ तो पीओके में हो रहा है, और ये गोलियां धनाधन चला रहे हैं। और ये मुसलमानों की बात करेंगे, गाजा के लिए बात नहीं कर पाते, इजराइल के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के तलवे चाटते हैं,
और ये कहते हैं हम कश्मीरियों के लिए बात करेंगे और जम्मू कश्मीर खास करके जो हमारा कश्मीर है यहाँ का है, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहूँगा ये किसी के हो ही नहीं सकते। जो अपनों के नहीं हुए वो हमारे न तब थे न अब हैं, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान में इंसानियत है आपको लगता है? देखिए अब जिस तरीके से बर्बरियत है वो लोग कुछ और चाहते हैं, वो मांग कर रहे हैं महंगाई से, वो बिल्कुल है ना, बिजली से, महंगाई से, बिल्कुल वो अगर वो मांग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे गोलियां चल रही हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना जुल्म है। और पाकिस्तान वो मुल्क है ही नहीं जिस मुल्क को वो कह रहे हैं कि ये वो मुल्क है, वो है ही नहीं। और ये किसी का हो ही नहीं सकता, वो अपनों का नहीं निकला, दूसरे का क्या होगा। और अपने देश की मैं बात करूँगा, यहाँ पे आईन है, ये मैं कोई ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इस मुल्क के अंदर आईन है और यहाँ पे इंसाफ है। और ये बात अलग है, कुछ तानाशाह बैठे हैं जो इस कानून को वक्ती तौर के लिए, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन इस दौर के अंदर भी जहां मोदी जैसा तानाशाह है फिर भी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हक है और कानूनी तौर से लिया भी जा सकता है। सर जम्मू कश्मीर की हुकूमत को कैसे देखेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत को कैसे देखेंगे? देख रहे हैं सियासत का मयार कहाँ तक जा रहा है, किस तरीके से जो है अब सियासत की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं एक ही बात बताऊंगा जम्मू कश्मीर की आवाम को, एक बात जो गहराई से सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं 2500 बंदे अंदर हो गए, यूटी है तो मैं क्या करूं। उमर साहब को और आप लोगों को भी समझना होगा, उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसकी जगह आप भी होते तो भी कुछ नहीं कर पाते, तो कोई फर्क नहीं है। लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ा हो जाए, जो निडर हो। बिल्कुल नहीं, और लीडर किसे कहेंगे? मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ा होने वाला, उसे लीडर कहोगे। अगर जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो फिर चलाने में किसी को भी दे दो, कोई भी चला सकता, कोई भी चला सकता है। तो ये राजनीति जो कर रहे हैं, इस राजनीति की मुझे समझ नहीं आ रही, और ना मैं इस राजनीति का हिस्सा बनूंगा। वक्त के हालात से आपको लड़ना पड़ेगा और वक्त के हालात को बेहतर करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो ये काम नहीं कर रहे हैं, उमर साहब गए, वो दिखाए टीयर गैस आ गया, नहीं जी टीयर गैस चला, भाग गए। कश्मीर के अंदर कितना टीयर गैस चला? बड़े पैमाने पे चला, बड़े पैमाने बिल्कुल। तो उनको क्या तकलीफ होगी? क्या तकलीफ होगी? अगर वो भी लड़ लेते, टीयर गैस सूंघ भी लेते, आंखों में जलन हो भी जाती तो क्या फर्क होता? लेकिन यहाँ पर इतना, और महबूबा मुफ्ती जी क्या कह रही, वहाँ पे आतंकवादी थे, हमने यहाँ चलता है ना। तो ये बयानबाजी आपको समझनी पड़ेगी, ये कोई लीडर नहीं है आवाम के जो आवाम की बेहतरी के लिए बात कर सकते। कश्मीरियों के साथ क्या किया जा रहा है महराज साहब? अगर आपसे नहीं, गलत बात आप पूछ रहे हैं। देखिए आप दोष मत दीजिए कि फलाना आदमी हमारे साथ जुल्म कर रहा है। अगर आपको लगता है कि फलाने आदमी की वजह से मैं परेशान हूं तो उसके मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा, आप दोष मत दीजिए। अगर मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा हूँ तो मेरे इलाके के अंदर भी ऐसा माहौल था, कुछ लोग थे जो जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, जो एक आम आदमी का पैसा दूसरे को देते थे। सीडीएफ का ही मान के चलो, सीडीएफ होता था, वो उन्हीं चेले चपटों को मिलता था। लेकिन जब मुझे लगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो मैं उनके मुकाबले में खड़ा होकर इलेक्शन में डट कर, और आज उनको पीछे छोड़कर जीत कर बैठा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी से परेशान हैं, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो किसी और का नेता है, अगर आपको लगता है कि इसे ये काम नहीं आता है, अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि इसको ये काम नहीं आता है, तो अगर आपको समझ है उसके मुकाबले में खड़े हो जाओ और खुद वो काम करके दिखाओ। ये कश्मीरियों को समझना पड़ेगा, ये कश्मीरियों को नहीं, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, हर नागरिक को। पार्टी मैटर नहीं करती है, आपकी पार्टी क्या है, नाम क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका विजन क्या है, आपका मकसद क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कर क्या सकते हो, वो आदमी मुझे चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, देर कर दी ना, मोदी जी को ये बात सुननी चाहिए थी। और बीजेपी की तो आप वो कह रहे हैं कि वो तो उनका फिर भी प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान तो उनके लिए फिर प्रधान है। अगर इस्तीफा ले लिया, चाहे मोदी जी ने ज़बरदस्ती में लिया, देश, मैंने तो पहले ही कहा था ये देश हित के लिए है कि सरकार के लिए, सरकार बचाने के लिए कि देश बचाने के लिए। लेकिन साबित हो गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार बचाने के लिए था, क्योंकि दूसरे दिन जिस तरीके का स्वागत हुआ उससे साफ जाहिर होता है ये गलत भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता इनको जवाब देगी, ऐसी बात नहीं है। जिस देश को हम इस वक्त आज देख रहे हैं, देश ने बदलाव को वोट दिया था 2024 में, 2 करोड़ नौकरियों को, 15 लाख को, बदलाव को, सस्ते पेट्रोल और सस्ते गैस को वोट दिया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको रंगत धर्म की दे दी और धर्म के रंग में रंग लिया, और इनको लगा कि हम अब ऐसे ही जीतेंगे काम छोड़कर। लेकिन देश इनको माफ़ नहीं करेगा। 60 साल इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, इन्होंने उस सोच को भी वोट दिया, इस बात को मत भूलिए। 14 में जब पलटी हुई थी तो गलत नहीं हुआ था। जब उम्मीदें मोदी ने इतनी दिखाई तो लोगों ने वोट की बदली की। आज लोगों को लगता नहीं मोदी अब इधर उम्र भर रहेगा, ऐसा नहीं है।
ये देश के लोग जिसने इसको बिठाया है वो सड़क पे भी इनको लाकर खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है, ये चाहे डिलिमिटेशन करें, कुछ भी करें। और ये किससे कहानियाँ नहीं, हकीकत में मुबनी हैं। ये पिछले साल की बात है, किसी एक मुल्क के अंदर इसी तर्ज पे एक तानाशाह था, उसने ताम जाम बुना था, अपने तर्ज पे डिलिमिटेशन की थी, अपने तर्ज पे कानून बनाया था, लेकिन उसी जनता ने उसे लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया और उस कुर्सी पे किसी और को बिठा दिया। जनता बहुत ताकतवर है। आप आवाम के सामने देखिए, बच्चों ने 12 साल के इतने बड़े विशाल कैरियर में, जहां मोदी अपनी मनमानी, अपनी मन की बात के अलावा किसी की नहीं सुनता था, एक कॉकरोच, छोटा सा कॉकरोच है ना, एक मजाक किया हुआ मजाक था, वो मजाक इतना महंगा हो गया कि मोदी को रात के 12 बजे अपनी बात को मानना पड़ा, बच्चों की बात को मानना पड़ा। ये ताकत है। कभी भी वक्त, कभी भी हालात, कभी भी बदल सकते हैं। इसके बारे आप करते रहिए, हिम्मत मत, जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। वो साल भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, 1 मिनट, जैसे काकरोच जनता पार्टी महीनों की गेम है। यहाँ सालों में लगने के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, अब किसकी नीयत कैसी है उसको उसी हिसाब से मौका मिलता। आजमाइश है, कोशिश करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा और वक्त के हालात बेहतर हो सकते। एक आखिरी सवाल है, तमाम जितने भी डेली वेजेस हैं, जिनको भी उम्मीदें हैं, मैंने हर एक से ये सवाल किया, आप उठाकर देख सकते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ कि डेली वेजर और कैजुअल लेबरर्स के बारे में कब सोचा जाएगा। अब लोग ये भी कहते हैं कि आप महराज साहब से कहें कि जनाब वो हमारी आवाज़ उठाएं। असेंबली के अंदर जिस दिन मौका मिलेगा पूरी ताकत के साथ आवाम की बात रखूंगा और जवाबदेह इनको बनाऊंगा। चाहे मैंने कहा था उस दिन में, जब मैं जंतर मंतर में गया तो मैंने मोदी जी को एक सलाह दी थी, शायद आपने सुनी होगी। मैंने मुफ्त में सलाह ये दी थी कि आप इस भरम में मत रहिए कि इलेक्शन सिर्फ वोट ले लिया, आपको लगता है कि आवाम के सारे इख्तियारात हमने छीन लिए। ऐसा भी है कि अगर लोग चाहेंगे तो तुम्हें मजबूर करके आपको कुर्सी भी छुड़वा सकते हैं, वो फिर ताकत के दम पे आएंगे। आप लोगों को आजमाने की कोशिश मत कीजिए। वही बात यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया है। एक और है, हमने हमेशा कहा कैजुअल लेबर, एसपीओज, वीडीसीज की बातें हम करते रहे। एक वर्ग और है यार, एक वर्ग ऐसा है जो शायद आपकी नोटिस में मैं लाना चाहूँगा। वो लोग जो कुक का काम करते हैं स्कूलों के अंदर, है ना, वो जिस वक्त मास्टर आता है, टीचर आता है, बच्चे आते हैं, उसी वक्त वो कुक भी आता है। वो हमारी बहनें हैं ज़्यादातर, वो भी कई सालों से खाना बना के दे रही हैं और 10 to 6 बजे तक वो काम करती हैं और उनकी सैलरी 27 रुपये है। इतनी मतलब वक्त तो दे रही है ना, दिहाड़ी तो लगा रही है ना, और उनकी 27 रुपये तनख्वाह है ना। उस माँ के बारे में क्या सोचते हैं आप? और इस दौर के अंदर जहाँ महंगाई का इतना आलम है, 27 रुपये उसको तनख्वाह मिलती है और डेली टीचर आए ना आए वो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे स्कूल आए या ना आए, कुछ आए या ना आए, लेकिन उस कुक को आना ही आना है और उसकी सैलरी कितनी है? 27 रुपया, है ना, दिन की। उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाएगा? बहुत सही बात है ना। तो ये चीज़ें, चाहे वो कैजुअल लेबरर हो, चाहे वो कोई भी हो, सरकार को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, ये उमर साहब क्यों नहीं सोचेंगे? अब ये कह रहे हैं हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, इनको परमानेंट करने के लिए है ना। वो तो मैं तो कह रहा हूँ, है, इख्तियार रखते हैं वो। जब इख्तियार है तो करते क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ बिजली अगर 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं, क्यों नहीं करें? जब बस इन्होंने बोला कि महिलाओं को फ्री, अब कम बसें दी या ज़्यादा दी? फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि महिलाएं अब अन्ना ढन बैठती हैं बसों में, ये रखना चाहिए था स्टूडेंट के लिए या जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए फ्री रखना चाहिए था। अब यहाँ पे औरतें ही औरतें उसमें बैठती हैं, कोई लाख रुपए भी तनख्वाह ले रही है, वो भी जा रही है। ये चीज़ें गलत हैं। कुछ पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। या तो आपको पास इतनी बसेस होनी चाहिए जहाँ मर्दों को भी मौका मिले उस बस में चढ़ने। अरे उस बस में चढ़ने के लिए इतनी बसें हैं जिसमें सिर्फ औरतें ही बिठाई जा सकती हैं। अब इन्होंने कितनी बसें लाई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? 50 या 100 होंगी। उससे काम चलेगा? उससे काम चले? या तो आप इतनी बसें लाओ कि एक आम आदमी को भी मौका मिलेगा गाड़ी में चढ़ने का। वो गाड़ी वाला दूसरे को चढ़ा ही नहीं रहा, मर्द उसमें बैठ ही नहीं पा रहा है, तो आप कौन सी सर्विस दे रहे हो? बिल्कुल सही है। तो उसमें आपको ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। ये अगर आप बसेस के लिए ये चीज़ कर सकते हो तो आप बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? है ना, बिजली 200 यूनिट क्यों नहीं फ्री दे रहे हो? गैस कहाँ ही देंगे? कहते हैं 5 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे नहीं, 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड रखेंगे सामने। आप मेरी बात सुनिए, वक्त अब बदल चुका है। वक्त अब बदल चुका है। जैसे गोदी मीडिया है, वो खबर चलाए या ना चलाए अब फर्क नहीं पड़ता है। वो भी मैंने देख लिया, नोटिस किया आपने? नहीं, मैंने बोला था, मैं बहुत पहले से बोलता हूँ, अब भी बोलता हूँ। मोदी जी को मैंने बोला कि आप गलत जगह पे पैसा लगा रहे हैं। मोदी जी ने कल कहा कि इंस्टाग्राम पे लाइव करो, है ना, और यहाँ की हुकूमत कह रही है कि कार्रवाई करो। नहीं, वो अलग मामला। ये क्या कहते हैं, ये तो आप कौन लोग हैं, ये तो बेचारे सीधे साधे, इनको इतना ही दिमाग है, इनको बोलने दो। लेकिन मैंने ये कहा कि रियल पावर,
है ना, रियल वुड जैसे मैंने कहा, या आप जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जैसे मैं बना हूं। बिल्कुल। मैं किसी गोदी मीडिया से नहीं बना हूँ, मैं सोशल मीडिया से बना हूँ। मैंने इसका सही इस्तेमाल किया मोबाइल का, है ना, अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। तो ये एक जरिया है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है ना। तो अब मोदी जी ने, मैंने कहा था कि आपने गलत जगह पे पैसा लगाया, अब जो देश का माहौल बदल चुका। आज कौन टीवी देखता है? लगा है टीवी, मैंने खोला ही नहीं है। आज कौन देखेगा? आज तक जितने उनके व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा मुझे आते हैं, है ना, चाहे कितना ही नेशनल चैनल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप झूठ दिखाओगे तो कोई नहीं देखेगा, आप सच दिखाओगे, चाहे वो एक गांव का छोटा सा बच्चा भी होगा ना। जैसे एक बच्चा वो गाना गाता था, पता नहीं किस गरीब घर के था, उसकी आवाज़ जब दुनिया ने सुनी, मिलियंस में खड़े हो गए और आज उसके मिलियंस के फॉलोअर हैं। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल देखा है ना। उतने तो बड़े बड़े सालों से काम करते हुए उतने न्यूज़ नहीं है, बड़े व्यूज़ नहीं है लोगों के, लेकिन वो छोटे बच्चे की आवाज़ में वो सुर था, दुनिया ने उसको माना और दुनिया ने उसको चाहा। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज डिजिटल ज़माना है। गोदी मीडिया को छोड़कर हकीकत की ज़िंदगी दिखाओ, जो अच्छा दिखाएगा, अच्छी खबर है, वो असर करेगी। उसके अलावा मैं क्या ही बताऊं, सरकार है, सरकार को जवाबदेह बनना चाहिए। उमर साहब को मैं बताना चाहूँगा, इतना झूठ मत बोलिए। देखिए, राजनीति आपने बहुत की, कर रहे हैं झूठ नहीं और क्या है, तमाशा है, तमाशा एक मजाक है। जो पैलेट से भागे, एक दिन का प्रोटेस्ट क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? चाहे इनको मेरी बात की चुप लगे यार, इसमें क्या है? और इनको लगता है इस अखाड़े के खिलाड़ी सिर्फ हम हैं। नहीं, महराज के बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि मैंने वो संघर्ष किया है जो नामुमकिन था मेरी आवाम के लिए। जहाँ लोग मुझे कहते थे यार तू कुछ भी नहीं, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं एमएलए होने के बावजूद यार तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बारे में मत सोचो, मेरी तकदीर में क्या लिखा है और मेरे दिमाग में विजन कितना, तुमसे बहुत आगे हूँ यार। जहाँ तुम्हारी सोच ही, सच में वो किसी ने कहा, तुम्हारी जहाँ इनकी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी शुरू होती है। इनके पास तो विजन ही नहीं है। किसी के पास पैसा है वो बन गया, किसी के पास शोहरत थी या नाम था, किसी का बैकएंड से था वो बना है। अरे मैं संघर्ष करके बनाऊं, मैंने अनहोनी को होनी में बदलते हुए देखा, बिल्कुल, है ना। और मुझ पे, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ये करनी, मुझे किसी ने कहा था कि आप सीएम बनेंगे, क्यों नहीं बनूंगा? अरे क्यों नहीं बनूंगा? सीएम की क्या बात कर रहे हो? अभी तो हुलिया क्यों नहीं बदला हूं मैं? लोग कहते हैं आप हुलिया, अरे हुलिया बदलने का टाइम अभी नहीं है। जब वो वक्त आएगा हुलिया बदलने का तो तब हम बदलेंगे, वरना मेरी औकात इतनी है कि मैं टाई बूट पहनने के काबिल हो गया हूँ, बिल्कुल तंबी कमीज लगाने के काबिल हो गया हूँ, रीजनेबल बनने का। अभी वो सब माहौल नहीं, अभी मेरे लोग उस किस्म के नहीं हैं। यहाँ पर एक बात बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर एक गरीब पैंट कोट खरीदता है, पता है आपको, टाई भी लगाता है, लेकिन एक दिन लगाता है जब वो शादी करता है। बिल्कुल सही कहा। 10,000 का खरीदे, 20,000 का, अगर उसको कपड़े नहीं होंगे ना तो मुड़ के वो पैंट कोट कभी पहनता नहीं है शादी के बाद, क्योंकि उसे लगता है ये बड़े और इज्जतदार लोगों का पहनावा है। जिस दिन मेरा गरीब उसे वैसे भी लगाएगा ना, उस दिन महराज कपड़े बदलेगा। पहले एक आम आदमी को सोच को बदलना है मुझे। वो कपड़े वहीं के वहीं रखता है, अलमारी के अंदर सड़ जाता है, मर जाता है उसके साथ वो, लेकिन उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनता है। यह औकात इन्होंने तंबी कमीज़ की बनाई और उसमें ये भेड़िए छुपे हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। ये तंबी कमीज़ हो गया, पैंट कोट हो गया, टाई पहन के एक आम आदमी को डराने का काम। ये एक आम आदमी जिस दिन खुल के पहनेगा ना, गाँव का आदमी भी टाई बूट जैसे धुले के दिन पहनता है, ये इज्जत देते हैं कपड़े को, पता है आपको। मेरे गाँव के लोग पैंट कोट की इज्जत करते हैं, वो टाई वाले को देखकर इज्जत सम्मान देते हैं। जब कोई कुर्ता पजामा डाल के आता है, वो बन के आता है, तो उसका भी सम्मान करते हैं। और इन लोगों ने उस सम्मान की इतनी, आज भी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने जो धज्जियां उड़ाई है, महराज उसे कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। खैर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक आखिरी सवाल मुझे फिर जहन में आया, आप जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ साफ बोलते हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप बयानबाजी करते हैं, डर नहीं लगता कि आपके काम शाम नहीं होंगे? नहीं, कौन, वरना हुआ कौन सा मामला तो वही फंसा है ना, मामला तो वही है। करना मेरा कौन सा काम करेंगे भाई? स्टेट है, इनकी जिम्मेदारी है, चाहे जम्मू के अंदर इनके एमएलएज नहीं, काम करना है, स्टेट को चलाना है। देखिए, अपने लोगों के लिए काम तो निकालना है यार। मैं एमएलए हूँ, मैं आपको जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया उनका क्या मैंने काम ही नहीं करना? जब मैं करूंगा तो इनको मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? इनको भी करना पड़ेगा। दुरुस्त। अपोजिशन ये थोड़ी बस आप उसको लटकाएंगे, नहीं, ये गलती कभी नहीं करना। और अगर इस किस्म की आप राजनीति करते हैं तो आप सबसे बड़े जाहिल हैं, आप तो लीडर है ही नहीं, आप तो बेवकूफ़ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरे कामों को रोकेंगे, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे, नालायक होंगे, नाअहल होंगे। और इनको लगता है महराज बोलेगा नहीं, मैं खुल का इनका तांडव मचाऊंगा।
जितना ये कमजोर, देखिए मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने इन्होंने सही जो मैनिफेस्टो लिखा था, इन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए थे, ये उस पे नहीं है, और मैं इनके साथ नहीं हूं। सिंपल सी बात है। आप भी इनके साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका मैनिफेस्टो अलग था। वो लोग जिन्होंने वोट दिया वो भी इनके साथ आज नहीं है। पता कर लीजिए, मेरा मुखालिफ होना कौन सी बड़ी बात है। मैंने इनको बोला, इन्होंने जंतर मंतर के लिए न्योता नहीं दिया, मैं चले गया क्योंकि लोगों का मुद्दा था। बिल्कुल। जिस दिन ये जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए खड़े हो जाएंगे, आपको महराज खड़ा दिखेगा, लेकिन जिस वक्त आवाम के मुखालिफ खड़े हो जाएंगे, मैं इनको आवाम के साथ खड़ा दिखूंगा, और वहाँ पर ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। जैसे आज माइनिंग के माफिया के लोगों के साथ इन लोगों का व्यवहार है। एनसी को क्या है, मतलब अगर मैं माइनिंग के ऑफिसर से सवाल पूछ रहा हूँ तो बीजेपी वाले को तकलीफ माइनिंग वाले की क्यों हो रही है, उस ऑफिसर की क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? एनसी वाले को बीजेपी वाले की और उसकी तकलीफ क्यों हो रही है, जबकि सवाल मैं चेयरमैन और उससे करूँ। इनको लगता है कि हम उनको दिखाएंगे हम आपके साथ हैं। ये बेवकूफ़ हैं यार। तुम याराना लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं हालात को बदलने के लिए आया हूँ। मैंने लोगों से वादा किया है, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, और मैं आटे से महंगा रेत नहीं खरीद सकता हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर हालात हैं जिसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, वो तो शहादत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो महराज लड़ेगा अब अपनी आवाम के लिए। आवाम के साथ वादा किया है और इसको पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया महराज मलिक।